हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ बलराम। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ओके, तो देखते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो इन्हें फंडामेंटल राइट क्यों कहते हैं, इन्हें फंडामेंटल क्यों कहते हैं, अभी देखते हैं इसको हम। ये क्वेश्चन सबसे पहला है कि इसको फंडामेंटली क्यों कहते हैं। देखो, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गारंटेड हैं और प्रोटेक्टेड हैं किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। संविधान में इनको सुरक्षा प्राप्त है और उसकी गारंटी दी गई है कि ये प्रोटेक्टेड होंगे इंडिविजुअल के लिए। इसका अगर उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फंडामेंटल हैं। और दूसरे सेंस में ये जो राइट्स हैं ये इसेंशियल राइट्स हैं कि आदमी को अपना जो इंडिविजुअल जो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इसेंशियल है। मतलब इनके बिना हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए इसेंशियल है। ठीक है, तो ये है। अब हम आगे देखते हैं इसका। तो पहला जो फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 12। अब इसमें क्या होगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सभी एक स्टेट के अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो स्टेट के जो पावर्स हैं उनके अगेंस्ट हैं कि उनका उल्लंघन नहीं हो, तो उनके अगेंस्ट है। तो पहले हम देखते हैं कि स्टेट क्या है। तो आर्टिकल जो 12 जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे ये दिया हुआ है कि स्टेट क्या है। तो अब देखते हैं आर्टिकल 12 में इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आर्टिकल 12 में ये है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसका मतलब कि जो हमारे पार्लियामेंट है या फिर जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये सभी क्या हैं, ये सभी इसके स्टेट कहलाएंगे आर्टिकल 12 के अंतर्गत। ठीक है, और जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, सीएम हैं, ये सभी क्या कहलाएंगे, स्टेट कहलाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन। तो ये हम देख ही चुके हैं। ठीक है, अगला देखते हैं ऑल लोकल अथॉरिटीज़ लाइक म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सभी क्या है, ये भी स्टेट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे जो सरपंच करके एक पद होता है ग्रामीण में, ठीक है, वो है पंचायत में। तो ये सभी क्या है, मेयर हो गए, ये सभी क्या है उसके स्टेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और देखते हैं ऑल अदर अथॉरिटी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब जो एक्ट बना करके उनको एस्टैब्लिश किया जाता है किसी एक्ट के थ्रू। ठीक है, और नॉन स्टैट्यूटरी मतलब जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो, जैसे कि नीति आयोग जो है वो किसी एक्ट से नहीं है, वो इससे है। ठीक है, वो नॉन स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी में जैसे कि इससे पहले जो बैकवर्ड कमीशन जो था, अभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया है, उससे पहले वो स्टैट्यूटरी बॉडी था, वो सिर्फ लॉ बना करके उसको किया गया था। अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसमें कौन कौन सी बॉडीज़ आती हैं, LIC आती है, ONGC आती है, सेल आती है, ये सारी जो बॉडीज़ हैं ये भी स्टेट कहलाएंगी। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। उन्होंने बोला है कि जो प्राइवेट बॉडी वर्किंग एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट। ठीक है, इसका मतलब कोई प्राइवेट बॉडी है, वो अगर उसकी स्टेट के इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम कर रही है तो वो भी आर्टिकल 12 के तहत स्टेट कहलाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा है। अब हम अगला आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 13 कहता है ऑल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। इसका मतलब जो भी हम लोग कानून बना रहे हैं तो वो सभी क्या है, जो फंडामेंटल राइट हैं उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए, उनको उसको वायलेट नहीं करना है। अगर वो वायलेट करेगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब वो रद्द हो जाएगा, वो एक्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या करता है, ये प्रोविज़न जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए खुद से कहता है, ये एक्सप्रेसिवली ऐसा कहता है कि ये जुडिशियल रिव्यू है। इसका मतलब कि जो जुडिशरी है वो किसी भी लॉ को क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। ठीक है,
ओके। और ये जो जुडिशियल रिव्यू किसके अंतर्गत लेते हैं ये लोग, तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट 126 के अंतर्गत। जैसे कि हमने देखा है जो जो जितनी भी रिट वगैरह जो होती हैं उनके थ्रू लिया जाता है, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 13 में ये बात की गई है कि ऑल लॉ, तो लॉ क्या चीज़ है यहाँ पे आर्टिकल 13 में, अब इसको देखते हैं। परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जितने भी परमानेंट लॉ हैं जो पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने लागू किए हैं, तो वो सारे लॉ क्या है इसके अंतर्गत आ जाएंगे, लॉ कहलाएंगे। अब देखते हैं टेम्पररी लॉ, जैसे कि ऑर्डिनेंसेस इश्यू किए जाते हैं प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा, तो वो भी इसमें लॉ होंगे। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि डेलीगेशन है, रूल ऑफ लॉ है, बाय लॉ है, रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाते हैं ना, उसके बाद में जो लॉ बनता है उसके बाद में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाते हैं उसको लागू करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक एक्ट पास हुआ था CAA करके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए अभी तक इन्होंने क्या है, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी तक रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं बनाए हैं, तो लागू ही नहीं हो पा रहा है इस वजह से, ठीक है। और देखते हैं नॉन लेजिस्लेटिव यूजेस लाइक कस्टम्स, जैसे हमारे यहाँ पे अभी अनटचेबिलिटी था, ठीक है, तो ऐसी जो कस्टम्स हैं जिनका क्या है, जो लॉ का फोर्स रखती हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत लॉ ही होंगी। जैसे अभी जो सबरीमाला वाला जो वर्डिक्ट है, तो उसका जो कस्टम है सबरीमाला में, जैसे महिलाएं नहीं एंटर कर सकती हैं, तो वो जो वर्डिक्ट है, वो जो कस्टम है, वो क्या है, लॉ का फोर्स रखती है, तो वो भी लॉ होगी इसमें, ठीक है। अब देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल, अब इसमें एक चीज़ जो है जोड़ी गई है, वो ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ नहीं है। वो इन्होंने इसलिए जोड़ा कि जब ये लॉ नहीं है तो इसको क्या है, ये जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन 1973 केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है, किस आधार पे, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। तो अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे जजमेंट में, अलग अलग जजमेंट में इसको डिफाइन किया गया है, जैसे सेक्युलर नेचर है, या फिर फेडरल सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है, तो ऐसे करके काफ़ी सारे उसमें दिए गए हैं। इसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं वैसे भी, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया है जिसके तहत क्या है कि इसको बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है। हाँ ये लेकिन आर्टिकल 13 के तहत लॉ नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, ये आर्टिकल 13 हो गया। अब हम देखते हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में। तो राइट टू इक्वलिटी में हमारे पास 14, 15, 16, 17 और 18 ये आर्टिकल्स आते हैं। अब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं। देखो 14 में क्या लिखा हुआ है, द स्टेट shall not deny any person equality before law or the equal protection of law within the territory of India। अब देखते हैं, अब इसमें क्या है, दो चीज़ें ध्यान देने वाली बातें। एक तो इसमें एनी पर्सन लिखा है, एनी पर्सन का मतलब क्या हो गया कि सारे सिटीज़न और जितने भी फॉरेनर हैं, और विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर वो इंडियन टेरिटरी में अगर कोई फॉरेनर आया है तो उसको भी ये फंडामेंटल राइट है। कोई ज़रूरी नहीं वो पर्सन हो, वो लीगल पर्सन भी हो सकता है, जैसे कोई कंपनी हो सकती है, कोई सोसाइटी हो सकती है, कोई कॉरपोरेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के पर्सन्स, तो इस पर्सन में वाइडर कनोटेशन में इस्तेमाल किया गया है इसको। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो दो टर्म इस्तेमाल हुई हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या होता है देखते हैं। अब देखो इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है, कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी जो है ये कहाँ से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ करके एक कंसेप्ट था AB डाइसी का, जो ब्रिटिश यूरिस्ट था। अब ब्रिटेन में पहले क्या सिस्टम था कि वहाँ पे किंग का राज हुआ करता था, ठीक है। तो किंग के राज में अमीर और गरीब जो थे, जो रिच पर्सन्स थे और जो पुअर थे, उनमें क्या था कि जो रिच थे उनको कम टैक्स देना पड़ता था, ठीक है,
और पुअर को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। दूसरा कि रिच अगर कोई क्राइम कर दे तो उसको ज़्यादा सज़ा होती थी, मोर पनिशमेंट। और अगर रिच कोई क्राइम कर दे तो उसको कम सज़ा होती थी, ठीक है। और पुअर अगर कोई क्राइम कर दे तो उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलती थी। तो इस तरह के कानून पहले थे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया इसको, और बिना पहले चूँकि वहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम थी तो किसी को भी बिना बात के उठा करके किस में डाल दे सकते थे वो लोग, जेल में। तो अब उसने 3 प्रिंसिपल्स दिए। अब देखो कौन कौन से हैं वो। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, इसका मतलब कि किसी भी आदमी को बिना बात के पनिश नहीं किया जाएगा जब तक कि वो क्या नहीं कर दे, किसी लॉ का वायलेशन नहीं कर दे। इसका मतलब बिना कानून तोड़े उसको क्या है, पनिश नहीं किया जाएगा बिना बात के। दूसरा जो इसका था वह है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। इसका मतलब चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, या फिर किंग हो, या कोई भी हो, तो उसको क्या है, सेम क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी सेम लॉ के अंतर्गत, ठीक है। तो जो इसका मतलब ये है कि लॉ का रूल होगा, ना कि रूल ऑफ मैन होगा, ठीक है। आदमी का रूल नहीं होगा, कानून का राज होगा, ठीक है। तो ये बात कही गई है। तो सभी को सेम तरह से ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। अब हम देखते हैं इसका एक थर्ड वाला भी है जो इंडिया में अप्लाई नहीं होता है, और उसको हम देखेंगे क्यों नहीं अप्लाई होता है। देखो, द प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल एज डिफाइंड। अभी देखिए यहाँ क्या है कि जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या अनरिटन है, ठीक है। इसका मतलब वो लिखा हुआ नहीं है, वो किस पे चलता है, कन्वेंशंस पे चलता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इनका, उनका जो कन्वेंशंस और उन पे चलता है, तो उसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल के जो राइट हैं उनकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी वजह से जो कन्वेंशंस बनी हुई है, जो परंपराएं बनी हुई हैं, उन पे चलता है वो। इसलिए वहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को अहमियत नहीं है, इंडिविजुअल के राइट्स को अहमियत है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से क्या है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किए गए, ना कि किसी कन्वेंशन से, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी होती है, तो ना कि इंडिविजुअल्स के राइट्स की, ठीक है। तो ये हमारे में एप्लीकेबल इंडिया के केस में नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब हम जो दूसरा वाला जो टर्म है वो जो अमेरिका से लिया गया है उसको देखते हैं। वो ये कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर सभी लोग, जैसे कि मान लो अभी हम क्या करते हैं, एक रेसिंग ट्रैक बना देते हैं, ठीक है। ये जो भाई साहब हैं इनकी क्या है, टांग टूटी हुई है और ये बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो हम अगर रूल ऑफ लॉ लगा दें या फिर इक्वलिटी बिफोर लॉ लगा दें तो दोनों को दौड़ने के लिए कह देंगे ट्रैक पे कि जो जीतेगा वही सिकंदर। तो इसका मतलब कौन दौड़ के आगे निकल जाएगा, जिसके पैर सही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। हर किसी को एक जैसा ट्रीट करना क्या है, उसके साथ अन्याय हो सकता है अगर वो सही जगह पर नहीं खड़ा है तो, ठीक है। इसका मतलब अब ये क्या कहता है, देखो ये कहता है इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब ट्रीटमेंट की इक्वलिटी तभी होनी चाहिए जब जो परिस्थितियां हैं वो समान हों। तो जब उस आदमी को अगर प्रिविलेज दिए जा रहे हो तो वो भी समान होने चाहिए, उस पर अगर कोई लाइबिलिटी डाली जा रही है लॉ के द्वारा तो वो भी दोनों के समान हो। जब इक्वल सर्कमस्टांसेस हो तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये कह रहा है। अनइक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वल ट्रीटमेंट भी क्या कर सकता है, हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी आदमी को बुखार आ रहा है, ठीक है, एक को बुखार नहीं आ रहा है, एक बिल्कुल स्वस्थ है, तो उसको फिर क्या कर दिया, दौड़ने के लिए बोल दिया दोनों को, या फिर किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए बोल दिया, तो वो सर्कमस्टांसेस इक्वल नहीं होंगी, तो फिर वो क्या हो जाएगी, इक्वलिटी नहीं होगी, वो अनइक्वलिटी हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसका क्या है, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ ऑल लॉ टू द सिमिलर सिचुएटेड पर्सन्स,
ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर दो लोग सिमिलरली सिचुएटेड हैं तो उन पे सेम तरह के लॉ लगने चाहिए, सेम एप्लीकेशन होना चाहिए सभी लॉज का। ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। इसका मतलब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब दो एक जैसे जो पर्सन है वो बिल्कुल एक जैसे ट्रीट किए जाने चाहिए। ठीक है, बिना कि ये कंसेप्ट है। तो अब इसमें क्या है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है उसको हटाने की बात करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी को बिल्कुल आंख बंद करके देखने की नहीं, जिसके जो कमज़ोर है उसको साथ में चलने की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो ऊपर वाला जो हमने कंसेप्ट देखा था रूल ऑफ लॉ वाला, जो ब्रिटेन वाला है, वो नेगेटिव कंसेप्ट है, उसमें उन सब चीज़ों की बात नहीं की। जैसे हमारे यहाँ पे SCs हैं, STs हैं, तो उनको अगर हम लोग साथ लेकर के अगर उनको उनकी एजुकेशन लेवल और वो सारी चीज़ें वो बैकवर्ड हैं, तो उनको अगर हमें साथ लेके चलना है तो उनको हमें कुछ सहारा देना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ब्रिटेन वाला जो सिस्टम है उसको अगर हम लेके चलेंगे तो उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है उसके तहत हमने उनको रिजर्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वेयर इक्वल एंड अनइक्वल ट्रीटेड डिफरेंटली आर्टिकल 14 डजेंट अप्लाई। तो इसका मतलब सेम मतलब है कि वही जो जहाँ पे जैसे कि रिजर्वेशन की बात है, हम लोगों ने जो STs और SCs को हम लोगों ने दिया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन लोगों के लिए इक्वल और अनइक्वल्स को हम लोग अलग तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो आर्टिकल 14 वहाँ पे लागू नहीं होता है। अब देखिए ये क्या करता है, आर्टिकल 14 जो है क्लास लेजिस्लेशन नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग लॉ बने, जैसे पहले ब्रिटेन में था कि साहब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए एक अलग लॉ होगा, जो वर्कर्स हैं उनके लिए अलग लॉ होगा, जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं उनके लिए एक अलग लॉ होगा, जो किंग है उसके लिए एक अलग ही लॉ होगा। तो ऐसे अलग अलग लॉ की बात नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि अगर कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, जैसे SCs का है कि भाई वो सोशली बैकवर्ड हैं, STs का है, OBCs का है, जैसे अभी हाल ही में जो क्लासिफिकेशन हुआ है EWS वाला जो है, तो इन सब क्लासिफिकेशंस को तो वो मान्य करता है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन क्या है, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए और इवेजिव नहीं होना चाहिए। जैसे अभी जो मराठा रिजर्वेशन का जो वो था उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल किया है, इसी आधार पे कि वो क्या है, उसका जो क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल, आर्बिट्ररी और इवेजिव था, मतलब उसको सब्सटेंशिएट नहीं किया गया था फैक्ट्स के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसके क्या है, फंडामेंटल राइट्स में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे, कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब सारे फंडामेंटल राइट्स में कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या है एक्सेप्शंस, अभी देखते हैं हम लोग। तो इस राइट टू इक्वलिटी में एक्सेप्शन सबसे पहला है, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं 360 आर्टिकल 361 के तहत। अब इसमें क्या क्या इम्यूनिटीज़ हैं, जैसे कि उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, सिविल प्रोसीडिंग भी करनी हो तो उनको पहले 60 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है। दूसरा कि उनको उस टाइम पे जो है किसी कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता है, उन्हें विटनेस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो विटनेस के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं। अब देखते हैं दूसरी इम्यूनिटीज़ क्या हैं, कि अभी देखो ये क्या होता था कि जो पार्लियामेंट की जो रिपोर्ट आती थी उन रिपोर्ट्स के लिए पार्लियामेंट जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर देता था कई बार, किन के अगेंस्ट में, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में। ठीक है, अब वो क्या है, कुछ भी छाप दिया उन्होंने, किसका, जो पार्लियामेंट की जो रिकॉर्डिंग थी उससे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बहुत सारे केसेस आ गए, पार्लियामेंट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, हाउस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बहुत सारे रिपोर्ट आ गए, तो उसमें ये है, उन्होंने बोला है कि ये जो ट्रू रिपोर्ट होगी ना, अगर कोई ट्रू रिपोर्ट को पब्लिश कर रहा है ना इस पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेचर की, तो उसको कोई क्रिमिनल लाइबिलिटीज से उसको
बरी किया जाता है, ठीक है। उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ किसी कोर्ट में नहीं होंगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं अगला, नो मैटर ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विल लाइबल टू एनीथिंग सेड और वोटेड फॉर द। अब देखो इसमें क्या है कि जो फ्री स्पीच है इन लोगों के पास, फ्रीडम ऑफ स्पीच है इन पार्लियामेंट, तो जो एमपी है या स्टेट लेजिस्लेचर में कोई एमएलए है तो वो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर जो पार्लियामेंट है उसमें अगर कुछ कहता है तो वो उसको पार्लियामेंट डील करेगी, अगर कुछ डेरोगेटरी है तो, ना कि कोर्ट, ठीक है। तो उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। अब हम देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट इसका एक्सेप्शन कि 31C प्रोवाइड फॉर एक्सेप्शन ऑफ द आर्टिकल 14। अब देखिए वो क्या कहता है, 31C कहता है कि 39B और 39C है ना, उनको इस आधार पे चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं। तो ये क्या है, कुछ सोशलिस्ट जो प्रोविज़न है उनको अगर हमें लागू करना है तो हमें क्या है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करना है। आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि 31C 31B और 31C को अगर आप लागू करोगे तो वहाँ पे आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, को लेकर के अगर कोई लॉ बनेगा तो उसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगला जो इसका एक्सेप्शन है वो है डिप्लोमेट्स, यूएनओ की जो एजेंसीज हैं वो उनको भी इम्यूनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। ये आज का सेशन रहा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।